लेबनान का हाल काफ़ी ख़राब चल रहा है और सबको पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन पॉलिटिशियंस ने सिर्फ तमाशा देखा और देश को बर्बाद होते हुए देखा। हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कोल्ड फ्यूजन। लेबनान का इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बुरा है कि शायद पिछले 150 सालों में दुनिया ने ऐसा कभी नहीं देखा। ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने पर मजबूर हैं, चीज़ें महंगी हो रही है और उनका नेशनल करेंसी लगभग 97% तक गिर चुका है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। लोग अपना सब कुछ खो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। लोग अपने बच्चों को अनाथ आश्रम भेज रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए और खिलाने के लिए कुछ नहीं है। लोग बैंक लूटने लगे हैं, पर दूसरों का पैसा नहीं, अपना पैसा वापस लेने के लिए। और इसी बीच बैंक्स ने देश से $6 बिलियन बाहर निकाल लिया है और बैंकर्स खुद न्यूयॉर्क में मल्टी मिलियनियर डॉलर की प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। ये सब कुछ देखकर शौक लगता है, क्योंकि सिर्फ कुछ साल पहले लेबनान का हाल बहुत अच्छा था। तो ये सब इतनी तेजी से कैसे हुआ और इसका असर आज हम कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या इस अंधेरी टनल से आगे निकलने की कोई रोशनी है? चलिए हम लेबनान की कहानी और उनके सर्वाइवल स्ट्रगल के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। लेबनान क्राइसिस समझने के लिए हमें 1975 में जाना पड़ेगा। तब लेबनान सिविल वॉर में था, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच। ये झगड़ा सोसाइटी के हर लेवल तक पहुंच गया था। 15 साल तक ये वॉर चली और उसने 1,20,000 लोगों की जान ले ली। 1989 में वॉर फाइनली रुक गई और फैक्शन ने डिसाइड किया कि वो बैठकर समझौता करेंगे। आउटकम था एक सेक्रेटेरियन गवर्नमेंट जो हर रिलीजियस फैक्शन को पॉलिटिकल पाई का एक टुकड़ा प्रॉमिस करती थी। इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में हर रिलीजियस ग्रुप को नेशंस पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिला था और पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियस लाइन के अराउंड फॉर्म होती थी। सेक्ट अलग अलग मिनिस्ट्रीज क्लेम करती थी, बेसिकली गवर्नमेंट को 5 टर्म्स में डिवाइड करती थी। ये अरेंजमेंट टेम्परेरी था, सिर्फ 3 साल के लिए, लेकिन ट्रांजिशन कभी नहीं हुआ और ये डिवाइड सभी इश्यूज का रूट कॉज बन गया जो अगले डिकेड में शुरू हुए। ये सेपरेशन पॉलिटिशियंस के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया अपने लोगों को पावर में लाने के लिए। लेबनान के सिविल वॉर के बाद देश बर्बाद हो गया था और उसे फिर से बनाने की जरूरत थी। थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण देश में कैपिटल आने लगी। सरकार ने फॉरेन एड का फायदा उठाया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए और भी इंसेंटिव बनाए। जल्द ही देश फूलने लगा। 1990 से 2000 तक लेबनान की जीडीपी ने 400% का इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाया। देश की जीडीपी का लगभग 60% ट्रेड, टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज से आया। लेबनान के जो लोग विदेश में थे, उन्होंने घर वापस बहुत पैसा भेजा। लेबनान की इकोनॉमी सर्विस सेंट्रिक थी, इसलिए उन्हें फूड और फ्यूल जैसी बेसिक चीज़ों के लिए इंपोर्ट करना पड़ता था। ग्लोबल ट्रेड के अधिकांश ट्रांजैक्शंस डॉलर में होते थे, इसीलिए यूएस करेंसी लेबनान की इकोनॉमी का एक एसेंशियल पार्ट बन गया। 1997 में सरकार ने लोकल करेंसी को यूएस डॉलर से पेग करने का डिसीजन लिया। इससे देश की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिली और सरकार को फाइनेंसिंग मिलने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस दौरान उनका अधिकांश कैपिटल पॉलिटिशियंस के पॉकेट में चला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होने के बजाय। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी बूम कर रही थी और सब लोग खुश थे, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा करप्शन और मिसमैनेजमेंट का कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब फॉरेन एड कम होने लगी, तब पॉलिटिशियंस ने अपने आप को एनरिच करने के लिए नए तरीके ढूंढने शुरू किए। उस समय अधिकांश पॉलिटिशियंस के पास नेशनल कमर्शियल बैंक से डायरेक्ट टाइज थे या फिर उनका खुद का ही बैंक ओन किया हुआ था। पॉलिटिशियंस और बैंकर्स ने गवर्नमेंट को पैसे लाने के लिए एक नया तरीका डिज़ाइन किया। जब डिपॉजिट्स आने शुरू हुए तो कमर्शियल बैंक्स ने पैसे को सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट किया। जब सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व जमा होने लगे तो उन्होंने पैसे को गवर्नमेंट को लेंड करना शुरू किया। इस स्कीम के कारण गवर्नमेंट डेब्ट बढ़ने लगे और जल्द ही लेबनान का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 100 से भी ज़्यादा हो गया। हाई डेब्ट लेवल्स तब तक इशू नहीं होते जब तक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम में इन्वेस्ट करके इकोनॉमी के लिए और भी ग्रोथ क्रिएट कर सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, लेबनान में ऐसा नहीं हुआ। इस फंड्स का एक मेजर जंग पॉलिटिशियंस के पॉकेट में लैंड कर रहा था, जिसके कारण सबसे बेसिक सर्विसेज भी क्रम्बल हो गई थी। लेबनान में टैप वाटर पीने लायक नहीं था, लोगों की सेविंग गायब हो गई थी, स्टेट फंक्शन नहीं कर रहा था, फ्यूल और पैसे की कमी थी, सब कुछ गलत हो रहा था। क्रॉनिक डिजीज़ के लिए दवाई लेने गए तो हमें बताया कि बेरूत में शायद मिलेगी, लेकिन डबल प्राइस पर। फिर भी हमें नहीं मिली। कफ मेडिसिन और पैनाडॉल भी नहीं मिली। पेट्रोल स्टेशंस पर होर्डिंग आम बात हो गई थी, जहां फ्यूल डिस्प्यूट्स में लोग मारे गए। आर्मी को डिप्लॉय किया गया, पब्लिक आउटक्राई बढ़ने लगी।
लोग करप्शन और मिसमैनेजमेंट से नाराज़ थे क्योंकि अब उन्हें दिखाई दे रहा था, लेकिन पॉलिटिशियंस ने सिर्फ अपनी मिनिस्ट्रीज़ में जगह बदल दी और प्रॉब्लम की वजह वहीं के वहीं रही। जब फाउंडेशन शेकी होती है तो सिर्फ समय की बात होती है, और जब परफेक्ट स्टॉर्म आता है तो पूरा हाउस ऑफ कार्ड्स गिर जाता है। लेकिन हम यहाँ बैंक की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे देश की इकनॉमी की बात कर रहे हैं। लेबनान की सिचुएशन में पहला डोमिनो 2011 में गिरा, जब नेबरिंग सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए। अगली कुछ सालों में लेबनान ने लगभग 1.5 मिलियन डिस्प्लेस सीरियंस का रेफ्यूजी बनाया। ये लेबनान का ऑलरेडी शेकी सोशल सिस्टम पर सिग्निफिकेंट प्रेशर डालने लगा। याद रखिए, ये वही सिस्टम था जो अपने लोकल पॉपुलेशन को सपोर्ट करने में हार्डली कर पा रहा था, छोड़ो 1.5 मिलियन एक्स्ट्रा पीपल को। इसके साथ ही रीजन में टेंशन्स बढ़ने लगे, जिसने इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस का वैक्यूम क्रिएट किया और न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो कम हो गए। फंड्स कम होने लगे और इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए डॉलर रिजर्व की डेस्परेट नीड के साथ लेबनान क्रॉस रोड्स पर खड़ा हो गया। कंट्री को सेव करने के लिए व्हाइट हॉर्स पर सवार हुए थे रियाद सोलेम, एक फॉर्मर मेरिल लैंच बैंकर और लेबनान सेंट्रल बैंक का चेयरमैन। उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का यूज करके एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया। डिपॉजिट्स आने शुरू हुए तो लोकल बैंक्स ने फॉरेन करेंसी लाने के लिए हर तरह के टेक्निक्स यूज करने शुरू कर दिए। ये क्वासी पॉन्जी स्कीम थी और प्लान काम कर गया, फिर भी सक्सेस शॉर्ट लिव थी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेजेडी डबल एज स्वॉर्ड थी। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग मैजिक ने उनके नेशनल डेब्ट को फॉरेन करेंसी डेब्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। डेब्ट सर्विसिंग कॉस्ट स्काई रॉकेट हो गए, जो देश के ईयरली बजट का 1/3 तक पहुंच गए। जल्द ही फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम होने लगे नए एक्सपेंसेस की वजह से, और जल्द ही ये क्लियर हो गया कि क्या हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2017 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन और बाद में गवर्नमेंट के ऑन प्रॉमिस रिफॉर्म्स डिलीवर ना करने की वजह से फॉरेन डोनर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस लेने पर मजबूर कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आने और डेब्ट पे बैक करने के लिए ज़रूरी फंड सिक्योर करने की कोई और तरीका ना होने के कारण लेबनान का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और ज़्यादा डेब्ट लेना, और डेब्ट बर्डन जल्द ही कंट्रोल से बाहर हो गया। 2019 तक जीडीपी का 170% तक पहुंच गया। ये फाइनल स्ट्रॉ था और गवर्नमेंट को अपने फॉरेन डेब्ट पर डिफ़ॉल्ट करने पर मजबूर कर दिया। बेरोजगारी बढ़ने लगी, इन्फ्लेशन ट्रिपल डिजिट में था। एक बार थ्राइविंग नेशन घुटनों के बल था। जैसे ही सिचुएशन बद से बदतर नहीं हो सकती थी, एक ग्लोबल पैंडेमिक ने देश को स्वीप कर दिया, लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। 4 अगस्त 2020 को एक डिजास्टर ने देश को हिला दिया। बेरूत में एक वेयरहाउस में एक्सप्लोजन हुआ। वेयरहाउस में 2013 से 2700 टन्स हाईली वॉलेटाइल अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया जा रहा था। ये एक क्लियर रिस्क था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कई सालों तक कोई एक्शन नहीं लिया। एक्सप्लोजन ने हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज कॉज किया, और साथ ही 70% लेबनान के इंपोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल पोर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे इंपोर्ट कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ गए। अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं किया गया। कई पॉलिटिशियंस ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेबनान के लोग सच में सबसे डार्क डेज से गुजर रहे थे। गवर्नमेंट अब ऑप्शन से बाहर थी और फंड्स के लिए डेस्परेट थी, तो उन्होंने अपनी इनफाइनाइट विजडम में एक नया टैक्स प्रपोज किया। गवर्नमेंट चाहती थी कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल फीचर्स का यूज़ करने पर डे 20% का पेमेंट हो। ये टैक्स सिर्फ गरीब लोगों को इफेक्ट करता था। रिजल्ट मास प्रोटेस्ट थे। ये प्रोटेस्ट लार्जली डिसहार्टेंड यूथ द्वारा ड्रिवन किए गए थे, जो पॉलिटिकल सिस्टम का कंप्लीट ओवरहॉल मांग रहे थे, जो सिर्फ एलाइट फ्यू को बेनिफिट देता था सबके एक्सपेंसेस पर। पॉलिटिकल क्लाइमेट डिटोरिएट होने लगे तो बैंकिंग सेक्टर नर्वस हो गए। बैंक रन करने का डर था जो प्रोटेस्ट से एंस्यू हो सकता था। इसीलिए उन्होंने फॉरेन रिजर्व्स खासकर डॉलर्स को विड्रॉ करना शुरू कर दिया। इफेक्टिवली लोगों को उनके अपने डिपॉजिट से लॉकआउट कर दिया। याद रखिए कि ज़्यादातर लोग अपने पैसे बैंक डिपॉजिट में सेव करते थे, और क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ विदेश से घर वापस पैसे भेजते थे, इसीलिए लोकल बैंक में डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट काफ़ी थे। जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लोगों की सेविंग ले लेना अच्छी आइडिया नहीं थी।
पब्लिक गुस्से में थी और लोकल करेंसी में फेथ कम हो गया। लोग लेबनीज पाउंड्स को डॉलर में एक्सचेंज करने लगे। एक्सचेंज रेट तेज़ी से गिरने लगा। ड्रॉप काफ़ी तेज़ हो गया और डिवास्टेटिंग था। क्राइसिस से पहले $1 इज इक्वल टू 1500 लेबनीज पाउंड से 2022 के एंड तक $1 इज इक्वल टू 23,000 और 2023 के अप्रैल तक $1 इज इक्वल टू 1 लाख हो गया। लेबनान की इकोनॉमी में नायरा और डॉलर हमेशा साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते थे। 2019 तक इन दोनों करेंसीज के बीच एक्सचेंज रेट स्टेबल था, जिसमें $1 इज इक्वल टू 1500 पाउंड था। डॉलर रेट बढ़ता जा रहा था, इसीलिए सप्लाई प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। मुझे अपने प्राइसेस एडजस्ट करते रहना पड़ता था। 2018 से लेबनान ने अपनी जीडीपी का अधिकांश हिस्सा खो दिया। जुलाई 2022 तक करेंसी कोलैप्स ने हाइपर इन्फ्लेशन ला दिया। कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 10 टाइम्स बढ़ गए। 2022 के एंड तक इन्फ्लेशन 124% तक बढ़ चुका था। मिनिमम वेज 2017 से इंक्रीज नहीं हुई थी। अब पॉपुलेशन का 30% अनएम्प्लॉयड था। ये शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स ह्यूमन सफरिंग को फुली कैप्चर नहीं कर पाते। 70% हाउस होल्ड एंड्स मीट करने में स्ट्रगल कर रहे थे और इनमें से अधिकांश हाउस होल्ड में एक अडल्ट को मील स्किप करना पड़ता था, लैक ऑफ मनी या फूड रिसोर्सेज की वजह से। फॉरेन करेंसी रिजर्व की शॉर्टेज की वजह से देश को ज़रूरत की गुड्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एवरीडे एसेंशियल में सिग्निफिकेंट शॉर्टेज हो गए हैं। फ्यूल सबसे बड़ी इशू है उनके मेन पोर्ट के डिस्ट्रक्शन के बाद। गैस स्टेशन के आसपास लंबी क्यूज़ हैं जहां लोग घंटों तक वेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अब एक फ्लीटिंग लग्जरी बन गई है जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए एक्सेसिबल है। इसने हॉस्पिटल्स में मैसिव क्राइसिस क्रिएट किया है जो एसेंशियल मेडिसिन की कमी के कारण और भी बढ़ा। वाटर सर्विस भी हिट हुए हैं। पब्लिक टीचर्स ने अपनी सैलरीज बेसिक कम्यूटिंग कॉस्ट कवर ना करने की वजह से 3 मंथ स्ट्राइक किया। ज़्यादातर लोकल बिजनेसेस बैंकरप्सी के ब्रिंक पर हैं। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस और पॉपुलेशन प्लम्पटिंग परचेजिंग पावर ने कंपनीज को ऑपरेट करने से रोक दिया। जैसे कि लोग और ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, क्राइम बढ़ना तो बनता है ना। खाना रखने के लिए टेबल पर इट्स जस्ट बिकम इम्पॉसिबल। बेचैन नागरिक बैंक लूटने लगे हैं सिर्फ अपना पैसा वापस लेने के लिए। बहुत सारे लोग तो नेशनल हीरोज़ बन गए हैं जो इन मुश्किलों के खिलाफ लड़ते हैं। लोग लेबनान छोड़ रहे हैं। 2020 और 2021 के बीच में लोगों की संख्या जो वहाँ से बाहर जा रही थी वो बढ़ गई है 450%। काफ़ी लोग अपनी जान की खातिर समुंदर पार कर रहे हैं, साइप्रस, टर्की और यूरोप पहुँचने के लिए। इससे ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम भी हो रहा है, जहाँ एजुकेटेड लोग पहले चले जाते हैं। हेल्थ केयर जैसे सेक्टर सफ़र कर रहे हैं। लेबनान में अभी भी 1 मिलियन से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ हैं। इन सब के लिए ये मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है सोचने के लिए। जिन लोगों ने ये मैस क्रिएट किया है उनमें से ज़्यादा अभी भी पावर में है। करप्शन की असली स्कोप छुपी है, लेकिन इसका हिंट ऑलरेडी सामने आ चुका है। 2019 के प्रोटेस्ट के बाद $6 बिलियन देश छोड़कर ऑफशोर अकाउंट में चले गए हैं। बैंकर्स ओवरसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और लेबनान सेंट्रल बैंक के इनफेमस चेयरमैन रियाद सलूम, जो देश को बचाने वाले थे, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एम्ब्लेसमेंट का आरोप लगा है। लेबनान के बैंकिंग और पॉलिटिकल सिस्टम पर पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है और आने वाले सालों में हम करप्शन का पूरा विस्तार देखेंगे। तो फ्यूचर कैसा होगा? इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? इकोनॉमिक लेवल पर सोल्यूशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले देश को कैश फ्लो की ज़रूरत है एसेंशियल सर्विसेज रिस्टार्ट करने के लिए, जैसे कि इंपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मेडिसिन। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर का रीस्ट्रक्चरिंग और सोशल सर्विसेज का रीस्ट्रक्चरिंग। इसके बिना देश की प्रॉब्लम्स परसिस्ट करेंगे और ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएंगी। लास्ट में नेशनल करेंसी को डॉलर से अलग करना पड़ेगा और फ्री फ्लोइंग करेंसी बनानी होगी। धीरे धीरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ये सब आइडियल वर्ल्ड में काम करेगा, लेकिन रियलिटी कॉम्प्लेक्स है। अनफॉर्चुनेटली efforts so far once again have hit a political wall and have been postponed. लेबनान IMF से बेल आउट प्लान के डिस्कशन में रहा है पास्ट 3 ईयर्स से, लेकिन ऐसा एड गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चरिंग की कंडीशन रिक्वायर करेगा और इसका मतलब ये होता है कि एलाइट्स अपनी पावर लूज करेंगे। और इस टाइम ये एक कंसेशन है जो रिजाइम लेना नहीं चाहता।
जैसा हमने पहले देखा, लेबनान का रूट प्रॉब्लम उसकी सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स में है। जब तक पॉलिटिकल सिस्टम अनचेंज रहेगा, रूलिंग एलाइट्स को अपना बिहेवियर मॉडिफाई करने का कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। कोई हेल्प ना होने के बावजूद लेबनान के लोग अपने सोल्यूशन निकाल रहे हैं। एक मेजर डेवलप रहा है कि इकोनॉमी को डॉलराइजेशन, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूएस डॉलर में बेचने का एफर्ट है, लोकल करेंसी को साइड स्टेप करने का। लेकिन ऐसे मेकशिफ्ट सॉल्यूशंस अपने रिस्क प्रोवाइड करते हैं कि डॉलराइजेशन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने और इकोनॉमी स्टेबलाइज करने का एम रखता है, लेकिन ये और ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी में ढकेल सकता है। अदर कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे, इक्वाडोर have adopted the US dollar to counter hyperinflation and economic troubles, but with mixed results. Hence, it's unclear whether this is going to work in the long run for Lebanon. इसके ऊपर से, due to the bank malfunction, Lebanon has morphed into a cash economy. Basically, all transactions are conducted in physical currency. This means decreased tax revenues for the government. क्रिस्टीन ओजियर ने अपना बिजनेस बनाया था 2 प्रेगनेंसीज के दौरान, लेकिन पोर्ट एक्सप्लोजन और फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अब वो छोड़ने के लिए रेडी है। लोगों में इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है, लेकिन जब बात आती है दवाई या ब्रेड ढूंढने की, तो कोई भी कितना भी रिजाइलेंट हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो लेबनान के लोगों के लिए आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे सच में उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। हिस्ट्री में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक डिज़ास्टर से गुजरे हैं और दूसरी तरफ से रिकवर भी किया है। तो चलो सबसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी ऐसा ही हो। तो ये थी लेबनान क्राइसिस की कहानी। ये एक दुखद कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है हाईलाइट करने की। तो धन्यवाद देखने के लिए। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन। मैं जल्द ही मिलूँगा आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए। Cheers guys, have a good one.